नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मध्य प्रदेश की आज हम जिस सीट की चर्चा करने जा रहे हैं वो बेहद ही चर्चा का विषय है। वो सर्वाधिक मध्य प्रदेश की हॉट सीट बनी हुई है। तेज गर्मी अपनी जगह है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में राजगढ़ की लोकसभा सीट पर चुनाव ने राजनीतिक तापमान जरूर बढ़ा दिया है। लगभग एक दशक के बाद इस सीट पर इतनी गहमा गहमी देखी जा रही है और लोग इस बार के चुनाव में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और इसका कारण साफ है बिल्कुल कि इस सीट पर दो बार भारतीय जनता पार्टी के रोडमल नागर ने आसान जीत दर्ज की थी। पिछली बार वो करीब 4 लाख से भी अधिक वोटों के बड़े अंतराल से यहाँ से जीते थे, लेकिन ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे कि इस बार भी लड़ाई एक तरफा ही रहेगी। लेकिन ये तब तक था जब तक कि कांग्रेस ने इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश में अपने सबसे कद्दावर नेता यानी कि दिग्विजय सिंह के नाम की घोषणा नहीं की थी। दिग्विजय सिंह के इस सीट पर चुनावी समर में उतरने के बाद इसका पूरा परिदृश्य ही बदल गया है। अब रोडमल नागर भी चुनाव के प्रचार में नजर आ रहे हैं और वो चिलचिलाती धूप में सुदूर ग्रामीण अंचलों का दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनसे वोट करने की अपील कर रहे हैं। और देखिए, ये जो सीट है यहाँ पर दिग्विजय सिंह का गढ़ जरूर मानी जाती है, लेकिन 32 साल बाद यहाँ पर दिग्विजय सिंह की वापसी हुई है, इसलिए इसके सियासी समीकरण जो है और भी बदल गए हैं। इस सीट पर दिग्विजय सिंह की वापसी करीब 32 साल बाद हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि उनकी स्थिति काफी मजबूत है। और इसी लोकसभा के सुदूर इलाके में चुनावी सभा या यूं कहिए कि नुक्कड़ सभाएं चल रही है। मंच सजा हुआ है जिस पर पुराने कांग्रेसी यहाँ पर मौजूद हैं और ये आबन गांव है। यहाँ पर दिग्विजय सिंह के साथ में उनके पुत्र और विधायक जयवर्धन सिंह भी उनके साथ में हैं। उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह भी उनके साथ यहाँ पर चुनावी अभियान में लगे हुए हैं। भाषणों के दौर के बाद वहां मौजूद बुजुर्गों और आसपास के गांव से आए लोगों को संबोधित करने के लिए दिग्विजय सिंह की बारी जब आई तो उन्होंने राजगढ़ से अपने पुराने रिश्ते की लोगों को याद दिलाई और फिर खुद के बारे में फैली अफवाहों पर उन्होंने एक लंबा भाषण दिया, जिसे हम सफाई भी कह सकते हैं। फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र की भी चर्चा की। वो कांग्रेस पार्टी का गारंटी कार्ड बता रहे थे और इसी बीच उन्होंने लोगों से कहा कि जिस किसी को कांग्रेस पार्टी के गारंटी कार्ड के बारे में जानकारी नहीं है वो अपना हाथ उठाएं। और वहीं पर मौजूद उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने भी अपना हाथ उठाया। दिग्विजय सिंह हक्के बक्के रह गया कि ये कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने कांग्रेस की गारंटी कार्ड मंगवाया और अपने भाई को उसे पढ़ने के लिए कहा। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर हमारे भाई कोई गारंटी मालूम नहीं है तो फिर हमारी नेतागिरी कैसे चलेगी। इस पर नुक्कड़ सभा में खूब ठहाका लगा और लोग उनकी इस बात से, इस भाषण से हंसने लगे और यही उनका अंदाज है कि वो अपने ठहाकों से लोगों को हंसाते हैं और गुदगुदाते भी हैं। कांग्रेस की ये पारंपरिक सीट मानी जाती है राजगढ़, और यहाँ के समीकरण क्या है इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। लक्ष्मण सिंह इस सीट से सांसद रह चुके हैं। लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह के भाई हैं, मगर उन्होंने ये सीट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहते हुए जीती थी और इस बार विधानसभा चुनाव में उन्होंने हार का सामना करना पड़ा था। और इस सीट को कांग्रेस की पारंपरिक सीट जरूर माना जाता था, क्योंकि साल 1952 से लेकर कांग्रेस ने इस सीट पर करीब 9 दफा जीत दर्ज की थी। भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर 6 दफा जीत दर्ज की है। 2 बार इस सीट को जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने जीता था, जबकि एक बार ऐसा हुआ कि एक निर्दलीय ने भी इस सीट को जीतकर सबको चौंका दिया था, सबको हैरान कर दिया था। और बात करते हैं दिग्विजय सिंह की, तो दिग्विजय सिंह ने इस सीट को साल 1994 में छोड़ दिया था। इसके बाद बतौर कभी कांग्रेसी और कभी बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने इस सीट को जीता था। और बात की जाए अगर साल 2009 की, तो यहाँ साल 2009 में बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस के नारायण सिंह ने अंबाले ने हरा दिया था और फिर साल 2014 से इस सीट से बीजेपी के रोडमल नागर ही जीतते आए हैं। करीब 10 साल बीत चुके हैं और वो यहाँ से सांसद हैं। और देखिए यहाँ की हवा किस तरफ है, इसकी भी थोड़ी सी जानकारी आपको बताना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ की जो लड़ाई है वो बेहद ही दिलचस्प नजर आ रही है। राजगढ़ की लोकसभा सीट इस बार तेज हवा तो चल रही है, मगर हवा किस तरफ है ये पता लगाना मुश्किल होते जा रहा है। राजनीतिक गहमा गहमी तो बढ़ी हुई है, लेकिन रोडमल नागर और दिग्विजय सिंह के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हुआ है। इस पहाड़ को दोनों ही उम्मीदवार जोरदार जनसंपर्क के माध्यम से नापना चाहते हैं।
और जहां लंबे समय के बाद इस सीट पर लौटना अपने आप में दिग्विजय सिंह के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, तो वहीं रोडवर नागर को भी मतदाताओं की नाराजगी से जूझना पड़ रहा है, दो चार होना पड़ रहा है। और राजगढ़ जिला मुख्यालय में रहने वाले वरिष्ठ नागरिक बताते हैं कि उन्होंने दिग्विजय सिंह के राजनीतिक जीवन को बेहद ही करीब से देखा है। वो भी लगभग दिग्विजय सिंह के हम उम्र ही है या उन्हीं के उम्र के हैं। वो मानते हैं कि लंबे अरसे से यानी कि लंबे समय से वो अपनी राजनीतिक कर्मभूमि से दूर रहकर अचानक इतने दशकों के बाद वापस लौटना दिग्विजय सिंह के लिए कम चुनौती भरा नहीं होगा। वो कहते हैं कि वो आज इतने सालों के बाद चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ने से अपनी शुरुआत की थी और जो नगर पालिका परिषद का चुनाव था, यहीं से उनका राजनीतिक करियर और राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी। फिर वो राजनीति में बेहद सक्रिय हो गए थे, उनको इसका फायदा भी मिलता रहा। लेकिन उनके लिए समस्या यही है कि उस समय जो लोग थे, आज उनमें से बहुत से जो लोग हैं वो वृद्ध हो गए हैं या फिर वो भगवान को प्यारे हो गए हैं, इस संसार में नहीं है। जो नई युवा पीढ़ी है, ना तो उनका सांसद का जो कार्यकाल रहा है वो देख पाई है और ना ही उनके मुख्यमंत्री वाला जो कार्यकाल था, जो नई युवा पीढ़ी है वो उन्होंने देखा है। तो इस वजह से वो दिग्विजय सिंह से कैसे जुड़ पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, न सिर्फ कांग्रेस के सामने बल्कि दिग्विजय सिंह के सामने भी। ये कांग्रेस के लिए थोड़ी दिक्कत पैदा कर रहा है। अब देखिए, बीजेपी नेता हमेशा उनको सनातन विरोधी मानते रहे हैं और ये आरोप दिग्विजय सिंह पे लगातार लगाते रहे हैं। उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जिनकी क्लिप्स निकाल करके बीजेपी नेताओं ने खूब शेयर किया और उनको ट्रोल करने की कोशिश की। इसका भी हम पक्ष जान लेते हैं कि इसका उनको कितना विरोध का सामना करना पड़ेगा और कितना फायदा, कितना नफा नुकसान उनको हो सकता है। देखिए, इसके अलावा दिग्विजय सिंह को अपनी छवि को लेकर लोगों में पैदा हुई भावना का भी सामना करना पड़ रहा है। जब भी वो जाते हैं तो कई भाषणों में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उन पर सनातन विरोधी होने के गंभीर आरोप लगाते रहे हैं और इसी छवि की वजह से साल 2019 में जब उन्होंने राजधानी भोपाल की संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी की साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ में चुनाव लड़ा तो उन्हें भारी हार का सामना करना पड़ा था। भारी वोटों के अंतर से उन्होंने हार यहां से झेली है। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि उनकी जो छवि बनाई गई है सनातन विरोधी की, ये आड़े आई हो। दिग्विजय सिंह के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों का सामना करना एक बड़ी चुनौती है और वो गांव-गांव घूमकर इस बात की सफाई भी देते नजर आए हैं। एक सभा में उन्होंने इन तमाम सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुझ पर आरोप लगाती रहती है, मैं मुस्लिम परस्त हूं। ये बयान उन्होंने दिया है जो मैं आपको सुनवा रहा हूं। मुस्लिम परस्त हूं, ये उन्होंने कहा कि सनातन विरोधी हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक हिंदू हूं और एक अच्छा वाला हिंदू हूं और उनसे तो बहुत ही अच्छा हिंदू हूं। ये टिप्पणी दिग्विजय सिंह ने की थी। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि वो विकास की बात जरूर करते हैं, लेकिन मतदान के आखिरी दिनों में वो उन्हीं मुद्दों पर आ जाते हैं जिस पर वो अभी तक आते रहे हैं। और आम लोग तो ऊब चुके हैं इन तमाम बातों से, इन तमाम मुद्दों से। ध्रुवीकरण की जो बातें हैं, इन तमाम बातों से अब जो मतदाता है वो ऊब चुके हैं। लोग अब समझ रहे हैं कि मुद्दों की लड़ाई होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। मोदी जी जन सरोकार के मुद्दों को छोड़कर गलत रास्ते पर लोगों को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो तमाम टिप्पणियां हैं देखिए दिग्विजय सिंह ने की है। लेकिन एक बात और बताना यहाँ पर दिलचस्प हो जाता है कि जो राजगढ़ की लोकसभा सीट है मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में से एक है, लेकिन यहाँ के जो मतदाता है वो बेहद ही खामोश नजर आ रहे हैं। इस बात का जिक्र खुद दिग्विजय सिंह कहते हैं। दिग्विजय सिंह खुद कहते हैं कि मतदाता खामोश है, वो खुलकर अपनी बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो ये तो महसूस कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। वो खुद कहते हैं कि किसान और मजदूर बेहद ही परेशान है और वो इन बातों को समझा रहे हैं, इन बातों से दो चार हो रहे हैं और जिस प्रकार से प्रशासन का और शासन का दुरुपयोग किया जा रहा है उससे लोगों में एक डर का माहौल पैदा हुआ है। ये बात खुद दिग्विजय सिंह कहते हैं। दिग्विजय सिंह के लिए उनके करीबी कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है। उनके सामने सबसे बड़ा काम है कि किसी भी तरह से दिग्विजय सिंह की सनातन विरोधी छवि को दूर किया जाए, क्योंकि इस छवि ने उनकी राजनीतिक करियर को बहुत ही नुकसान दिया है। एक और राजनेता है रशीद जमील, जो कि राजगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है और दिग्विजय सिंह के साथ वो लंबे समय से जुड़े रहे हैं। उनके साथ कदम से कदम मिलाकर वो जनसंपर्क अभियान भी कर रहे हैं। वो उनके चुनाव के प्रभारी भी हैं। सनातन विरोधी होने के आरोपों पर उन्होंने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि आप राजा साहब के किले पर जाइए, सनातनी हिंदू है राजा साहब। वो सनातनी हिंदू तो है मगर उनमें कट्टरता नहीं है। वो शबरी के झूठे बेर खाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्यार और मोहब्बत वाले हिंदू हैं।
राजा साहब उन्हीं हिंदुत्व के अनुयायी हैं जो जय सिया राम वाले हैं, ना कि जय श्री राम वाले। देखिए उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, जय सिया राम वाले हिंदू और जय श्री राम वाले हिंदू, इन दोनों को अलग अलग तरह से उन्होंने परिभाषित किया है, दोनों की परिभाषा अलग दी है। और देखिए बीजेपी उम्मीदवार की मुश्किलें क्यों बढ़ती जा रही है, इस पर भी एक नजर डालना जरूरी है, क्योंकि रोडमल नागर लगातार दो बार से वहां पर लोकसभा का चुनाव जीतते आए, लेकिन अब कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह जैसा दिग्गज नेता उनके सामने खड़ा करके उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। तो उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ी है, इस बात पर भी हम नजर डाल देते हैं। देखिए इस तपिश और गर्म हवाओं के थपेड़ों ने राजगढ़ में पसीने छुड़ा दिए हैं। मौजूदा सांसद रोडमल नागर को ज्यादा पसीने इसलिए भी छूट रहे हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि इस बार कांग्रेस उनके खिलाफ में इतने बड़े कद्दावर नेता को उतारेगी। पिछले 2 चुनावों में उन्होंने आसान जीत हासिल की थी और इस बार चुनौतियां बहुत बड़ी है, बहुत कड़ी है। और इसी वजह से नागर को प्रधानमंत्री मोदी की छवि की ही एक आस है। वो ये शायद समझ रहे होंगे कि मोदी लहर में वो सीट निकाल लेंगे जिससे वो अपना बेड़ा पार करना चाहते हैं, यानी कि मोदी की जो हवा चल रही है उसी हवा के जरिए वो अपनी नैया को पार करना चाहते हैं। लेकिन क्या वो अपनी इस नैया को पार कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। चाचौरा विधानसभा में अपने प्रचार के दौरान में वो प्रधानमंत्री के विकास के मॉडल की बात करते हैं और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं। वो लोगों को बताते हैं कि साल 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा, न सिर्फ विकसित हो जाएगा बल्कि विश्वगुरु भी बन जाएगा। ये उन्होंने अपने बयान में कहा है। वो लोगों से कहते हुए नजर आए हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए उनको वोट दें। जब वो उनको वोट देंगे तभी मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आप अपने नाम और अपने काम पर वो वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं, तो उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तिगौण होता है, संगठन ही सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण होता है, संगठन में ही सब कार्यकर्ता होते हैं और मैं भी एक कार्यकर्ता हूं। सारे कार्यकर्ता का उत्साह अपने चरम पर है जो मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के लिए जोर लगा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो काम है और जनता ने जो विश्वास उन पर किया है, हर गांव में हर क्षेत्र में लोगों ने उनका अनुभव किया है। और देखिए इसलिए इसका पूरा क्षेत्र और पूरे मतदाता मोदी में है और ये क्षेत्र राष्ट्रवाद के प्रति चलता है। उन्होंने 3 दफा राष्ट्रवाद का यहाँ पर जिक्र किया है, तो आप उनके इस राष्ट्रवाद से समझ सकते हैं कि वो देखिए मोदी में कभी उन्होंने जिक्र किया है, तो आप इन तमाम बातों से समझ सकते हैं कि रोडमल नागर राष्ट्रवाद, मोदी लहर और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। जबकि दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो रोडमल नागर है वो राष्ट्रवाद और मोदी लहर के सहारे है और इसलिए व्यक्तिवाद का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। देखिए एक चीज और यहाँ का पर जिक्र करना जरूरी हो जाता है कि एंटी इनकम्पेंसी का सामना कर रहे हैं क्या नागर, क्योंकि लंबे समय से वो यहाँ करीब 10 साल से यहाँ पर वो सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन उनकी राह इतनी आसान है या नहीं, क्योंकि संगठन में भी कहीं ना कहीं उनका विरोध देखने को मिला है। देखिए रोडमल नागर भी अपने खिलाफ में इस बार एंटी इनकम्बेंसी यानी कि विरोध की लहर का सामना कर रहे हैं। वो अपनी पार्टी में, अपने नेताओं में भी उन पर आरोप है कि वो चुनाव जीतने के बाद से लोगों से कटे रहे और इसलिए अब उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जनता के बीच में सफाई देनी पड़ रही है। गोपाल पटवा जो कि मधुसूदनगढ़ में पार्षद है, उन्होंने बताया और भारतीय जनता पार्टी के वो सक्रिय नेता भी है। सवाल पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि एक सांसद को 3 से 4 महीने में दिल्ली रहना पड़ता है और फिर प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी बैठकें लगातार होती रहती है, जिला स्तर पर भी बैठकें होती है। राजगढ़ में 2232 मतदान केंद्र है और लगभग 6000 गांव हैं। अब आप बताइए क्या एक सांसद का 6000 गांव के प्रत्येक व्यक्ति से मिल पाना संभव है? और शायद यही कारण है कि वो तमाम लोगों को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है, विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए अब हम बात करते हैं मूल लोगों की, जो कि राजगढ़ के मतदाता है, उनके मन में क्या है। देखिए एक तो वो खामोश है, इस बात का जिक्र भी खुद दिग्विजय सिंह ने किया है, और अब वहां के लोग क्या कह रहे हैं। देखिए राजगढ़ का जो आम मतदाता है वो अपने पत्ते नहीं खोल रहा है, वो खामोश है। लोग कुछ खुलकर बोलना नहीं चाहते हैं, कैमरे के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, और जो बोल सकते थे उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की। कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर वोट देना चाहते हैं, तो कुछ अपने लोकसभा क्षेत्र में बदलाव देखना चाहते हैं। जो प्रिंस अग्रवाल है, वहां के नागरिक हैं, वो बताते हैं कि वो पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थन करते आ रहे हैं, लेकिन स्थानीय उम्मीदवार को लेकर अब उनकी अलग राय बन रही है।
उनका कहना था कि वोट भावना पर पड़ते हैं, हम हमेशा से ही वोट बीजेपी के लिए करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार मानसिकता लोगों की कुछ और बता रही है, क्योंकि लोगों की कोई सुनाई नहीं है, उनका कोई सुनवाई नहीं है। इलाका पिछड़ा ही रह गया है। राजगढ़ के लोग और जो गांव में रहने वाले लोग हैं, गंगा प्रसाद किसी भी पार्टी के समर्थक नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ का जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसमें हमको कमी देखने को मिली है। उनका कहना है कि बीजेपी की राज्य में चलाई जा रही योजनाओं का लाभ सभी को मिल रहा है, चाहे वो महिलाओं के लिए चलाई जा रही लाडली बहना योजना हो, फिर विवाह वाली योजना हो। हमारी मुलाकात सड़क के किनारे एक और लोग से हुई, तब उन्होंने इस बात का भी हमको बताया कि यहाँ लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की चुनावी सभाएं चल रही है। सभा स्थल के ठीक बाहर नगर परिषद के कार्यालय के पास में वो इस बात का जिक्र करते हैं कि लोगों की अपनी शिकायतें हैं। वो कहते हैं कि नगर निगम वाले अलग परेशान करते हैं, पुलिस वाले अलग परेशान करते हैं। अब ऐसे सरकार चलेगी क्या? मोदी जी को सोचना चाहिए कि लोगों की जो समस्या है वो दूर हो। और देखिए, इस बात का जिक्र अगर एक आम मतदाता जो आम नागरिक है वो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अब सोचने वाली बात है कि क्या वाकई लोगों के मन में कुछ और है। अब ये स्थिति में आप लोग देख लें कि कौन जीतना चाहता है और कौन नहीं। आम आदमी परेशान है। राजगढ़ सीट पर इस बार बीजेपी के नतीजे क्या होंगे, हार जीत के फैसले अपनी जगह होंगे, इसको लेकर कोई निश्चित रूप से कह नहीं रहा है और केवल अटकलें ही चल रही है। लेकिन इतना तो जमीन पर देखने को जरूर मिल रहा है कि कई सालों के बाद इस सीट पर चुनावी जंग बेहद ही रोचक और दिलचस्प बन गई है। और देखिए, अब एक और बात का मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं, वो अहम टिप्पणी जो 48 मतलब वोटिंग से महज 48 घंटे पहले दिग्विजय सिंह ने की है, एक भावुक अपील की है। और उन्होंने क्या अपील की है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। आखिर क्यों दिग्विजय सिंह को यह कहना पड़ा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, वो भी ऐसे समय जब 7 मई को राजगढ़ में वोटिंग होने वाली हो। वोटिंग से ठीक 48 घंटे पहले उन्होंने कहा और लोगों से एक भावुक अपील भी की। राजगढ़ लोकसभा सीट पर 7 मई को चुनाव है और आज शाम को चुनाव का प्रचार भी थम जाएगा। दिग्विजय सिंह ने आम लोगों से एक भावुक अपील की है और एक नया दांव खिला है, इसे एक दांव कहा जा सकता है। उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है और ये कहा कि ये उनके जीवन का आखिरी चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां और धुआंधार प्रचार कर रही है और सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। और इस बार मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ताल ठोंक रहे हैं। इस बार यह सीट जो है हॉट सीट मानी जा रही है। दिग्विजय सिंह का मुकाबला राजगढ़ से 2 बार के सांसद रोडमल नागर से है। उन्होंने रविवार को एक बड़ा ऐलान किया है और कहा कि ये उनके जीवन का आखिरी चुनाव होगा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं जब मेरे पिताजी के देहांत के बाद इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर राघोगढ़ आकर रहने लगा था, तब मुझे राघोगढ़ के बुजुर्ग नगर सेठ कस्तूर चंद की कठारी मिलने आए और तब उन्होंने मुझे एक सीख दी और वह यही थी कि उन्होंने कहा कि राजा साहब, हर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य हिंदी की 12 खड़ी के अनुसार होता है। का से कमाओ, इतना कमाओ कि आपके परिवार को कमाकर खिला सकें। गा से गहना, जो बचत हो उसे गहना बनाओ। घा से घर, गहना खरीद कर घर से बचत से घर बनाओ। और डा, नाम से उन्होंने घर बनाने के बाद अगर बचत हो तो नाम से उसके कमा सकते हैं। यानी कि ये बात तमाम उन्होंने ABCD बताई, 12 खड़ी की जो बातें बताई है, ये उन्होंने अपने जीवन की जो राजनीतिक सीख है वो बताई उन्होंने। और खुद आंकड़े नहीं कर सकता, ये दिग्विजय सिंह ने कहा। जब उन्होंने ट्वीट किया तो उन्होंने ये भी लिखा कि मैं खुद इस बात का आकलन नहीं कर सकता है। देखिए क्या कहा उन्होंने। कांग्रेस के नेता आगे लिखते हैं कि उन्होंने कहा कि आप भाग्यशाली हो, आपको खाने की कमी नहीं, गहनों की कमी नहीं, घर की कमी नहीं, बस अब आप नाम कमाओ। मैंने अपने 50 वर्षों के राजनीतिक जीवन में बस यही करने का प्रयास किया है, नाम कमाने का। और उसमें मैं कितना सफल हुआ हूं इसका आकलन मैं स्वयं नहीं कर सकता, केवल आप लोग ही इसका आकलन कर सकते हैं, क्योंकि यह मेरे जीवन का आखिरी चुनाव है और आप यह तय करेंगे कि मैं इसमें कितना सफल हुआ हूं। और देखिए, ये बात ऐसे समय पर उन्होंने कही है जब राजगढ़ की जो लोकसभा सीट है उस पर 7 मई को मतदान होने हैं और आज शाम को चुनाव का प्रचार बहुत थम जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या दिग्विजय सिंह इस लोकसभा चुनाव के बाद में राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं, क्योंकि ये तो वो खुद ही जानते हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है। फिलहाल देश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।